अगर आप गेट वर्ड को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि गेट जो वर्ड है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यानी कि मेहनती है। ऐसे तो अगर गेट के हिंदी मीनिंग आप देखने जाओ तो गेट का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना। तो ये तो इसकी हिंदी मीनिंग की बात हो गई। लेकिन गेट जो है ना, इसने कहा कि अगर आपके सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड आते हैं लाइक अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, रिसीव, फाइंड, गिव और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ये सारे वर्ड्स अपने इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में देखने को मिलता है तो इसे रिप्लेस कर आप वहां पर गेट का यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि गेट जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यानी कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, इनफॉर्मल इंग्लिश, कैजुअल इंग्लिश जब आप बोलते हो तो आप इस तरह के वर्ड का यूज करते हो ना, अंडरस्टैंड, ब्रिंग, बाय, ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन हम इसे यूज करते हैं अपनी डेली अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। तो गेट ने कहा कि इन सारे वर्ड्स को भूल जाओ और अब कुछ एडवांस इंग्लिश बोलने की बारी है और मुझे यूज करो, मैं काफी एडवांस साउंड करूंगा। जी हाँ गाइस, आज हम एडवांस इंग्लिश बोलने वाले हैं गेट की हेल्प लेकर, यानी कि इन सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर हम गेट का यूज कैसे करेंगे वो जानने वाले इस वीडियो में। बहुत ही खास है ये वीडियो। ये जो गेट है ना, एक मैजिकल वर्ड है, कैसे मैजिकल वर्ड की तरह ये कार्य करता है वो सभी सीखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। अब ये 5 कॉजेटिव वर्ब के अलावा भी कॉजेटिव वर्ब होते हैं? जी होते हैं, लेकिन पहले आप ये 5 देख लीजिए ना, क्योंकि यही 5 कॉजेटिव वर्ब आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी। जो बहुत सारे स्टूडेंट की क्या कंफ्यूजन होती है कि मेक का मतलब भी करवाना, गेट का मतलब भी करवाना, हैव का मतलब भी करवाना, तो तीनों में से किसका यूज करे? मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ना। फिर लेट का मतलब करने देना, हेल्प का मतलब मदद करना। जो लेट और हेल्प बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन मेक, गेट, हैव थोड़े से हार्ड होते हैं। चलिए, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको टेंसेस और मॉडल्स की अगर अच्छी नॉलेज है तो ये भी आसान है। तो सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब होते क्या है? तो कॉजेटिव वर्ब के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप को कहा जाता है एक्टिव कॉजेटिव वर्ब एंड सेकंड टाइप को कहा जाता है पैसिव कॉजेटिव वर्ब। अब टेंसेस में भी तो होते हैं एक्टिव एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखे हो ना टेंसेस में, वही तो कॉजेटिव वर्ब में है। एक्टिव एक्टिव वॉइस की जगह एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव वॉइस की जगह पैसिव पॉजिटिव वर्ब। सेम रूल, आपके एक्टिव में ये पांचों पांचों पॉजिटिव वर्ब एक्टिव होते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, ये पांचों एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे ना तो सिर्फ 2 ही पॉजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, एक आपका गेट और हैव। मेक, लेट, हेल्प का पैसिव पॉजिटिव नहीं बनता है। तो हो गए ना आसान। एक्टिव में जैसा आपने एक्टिव सेंटेंसेस में वर्ब्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते थे, वैसे पॉजिटिव वर्ब में भी एक्टिव में आपको सिर्फ उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन पैसिव वॉइस बोलो या पैसिव पॉजिटिव बोलो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये याद रखने वाली बात है। तो ये पॉजिटिव वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात, इस जो मेक गेट है ना, इसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसके इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं उसे पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। छोटी छोटी सी नॉलेज दे रही हूँ, उसे याद रखिएगा। अब देखिए, बहुत बार आपने ये देखा होगा ना, हंसना को क्या बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोल दोगे हंसना को कहा जाता है लाफ। तो मैं बोलूंगी हंसाना को क्या बोला जाता है? हंसना को लाभ बोलते तो हंसाना को क्या बोलते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं रोना को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे रोना को बोला जाता है क्राई। तो मैं बोलूंगी रुलाना को क्या बोला जाता है? आप कंफ्यूज हो गए ना। मैं बोलूंगी समझना को इंग्लिश में कहा जाता है अंडरस्टैंड। समझना को कहा जाता है अंडरस्टैंड। तो मैं बोलू समझाना, समझवाना, ठीक है, समझवाना एक तरह से आप बोलो। समझाना अगर मैं बोलूं ना तो तुम एक्सप्लेन बोल दोगे आप लोग, एक्सप्लेन नहीं, ठीक है। समझवाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? तो यही चीज, हंसना आपका एक नॉर्मल सा टेंस में आ गया, लेकिन हंसाना आपका इसमें पॉजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ जाएगी। रोना आपका टेंसेस में यूज होगा, लेकिन रुलाना पॉजिटिव वर्ब में यूज होगा, ठीक है। जैसे हंसना को आपने लाफ बोला ना, तो हंसाना को आप इसमें मेक यूज करके आप बोलोगे मेक लाफ। हो गया, हंसाना को मेक लाफ कहते हैं, सॉरी यहाँ पे टी नहीं होगा,
ठीक है, मेक लाफ कहते हैं। रोना को क्राई बोलते तो रुलाना को क्या बोलेंगे? रुलाना को मेक क्राई बोलेंगे। समझना को अंडरस्टैंड बोलेंगे तो समझवाना को मेक अंडरस्टैंड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। ओके, ये है कॉजेटिव वर्ब। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हंसना को क्या बोलते तो आप बोलना लाफ, हंसाना को मेक लाफ। क्लियर है? यहां तक एकदम बेसिक से नॉलेज मैंने दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे मेक। मेक पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे। मेक का मतलब होता है करवाना, और मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ मेक का यूज एक्टिव में होता है, पैसिव में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मेक का मतलब होता है करवाना। जब आप किसी से फोर्सफुली कोई काम करते हो, फोर्स देकर काम करवाते हो, तो वहां पर मेक का यूज करते हैं। मेक का जनरली मीनिंग होता है करवाना, या फिर करवाते हैं, या करवाया, आपने कोई काम करवाया, या आप कोई काम करवाएंगे। आपका शायद पैसिव, आपका टेंसेस के सेंटेंसेस हो, मॉडल्स के सेंटेंसेस हो, सब आपका पॉजिटिव वर्ब में यूज किए जाएंगे। सेंटेंसेस देखिए, जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं, देन आप हेल्पिंग वर्ब अपने टेंसेस और मॉडल्स। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर का यूज करोगे। ठीक है, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। मॉडल वर्ब है तो आप वहां पे शुड है तो शुड यूज करोगे, खुद है तो खुद यूज करोगे। ओके, उसके बाद आप मेक का यूज करोगे, और मेक आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलोगे तो मेक का मेकिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पास्ट की बात करोगे तो मेक का मेड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। मेक आपका चेंज होते रहेगा आपके सब्जेक्ट और टेंसेस के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद हिम हर, यानी कि सीधी सी बात है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जिस बंदे से आप कोई काम करवा रहे हो ना, उस बंदे का यूज करना है। उसके बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे मैंने बताया ना कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देने हैं। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं। अब चलिए, तो हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे वह मुझसे भीख मंगवाता है, यानी कि मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, वो मुझसे मंगवाता है। यहाँ पर बात होती है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई काम नहीं करता है खुद की मर्जी से, बल्कि वो दूसरे से काम करवाता है। वो खुद नहीं काम करता है। मान लो यहाँ पर रोहन है, ठीक है, ये रोहन है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाना। ये रोहन है और ये इसका फ्रेंड रवि है। रोहन और रवि दो फ्रेंड है। रोहन खुद बहुत ही कामचोर है, ये काम नहीं करता है, ये सारा काम इस रवि पे डाल देता है। अब ये रवि जो है ये भीख मांगना नहीं चाहता है, लेकिन रोहन इसे फोर्स देकर तुम्हें मांगना पड़ेगा, वरना तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा, जो भी करूंगा। ठीक है, अब ये जबरदस्ती इससे भीख मंगवा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि सेकंड पर्सन से काम करवा रहा है, जबरदस्ती फोर्स देकर। तो मेक का यूज करेंगे। वह मुझसे भीख मंगवाता, ही मेक्स मी बैक। अब मंगवाता है, ता है, ती है, आपको टेंसेस आनी चाहिए। टेंसेस आएंगे तभी आप बना पाओगे। तो ता है, ती है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने मेक का मिक्स में बदल दिया। किससे? मुझसे भीख मंगवाता, यानी भीख मांगने का काम मैं करती हूँ, तो मुझसे यानी कि मी, बैक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड, मैं उससे यह काम करवाऊंगा। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, करवाऊंगा यानी कि वेल का यूज करेंगे। तो मैं नहीं करूंगा, मैं उससे करवाऊंगा, उससे यानी कि यहाँ पर मैं काम नहीं कर रही, उससे करवाऊंगी। ठीक है, तो हम सेंटेंस को बोलेंगे आई विल मेक। ठीक है, आई विल मेक, आई हमने यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हमने कर दिया। उसके बाद किससे? उससे, कोई बॉय है तो हिम का यूज कर देंगे। क्या? यह काम करवाऊंगी, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल मेक हिम डू दिस वर्क। ऐसे अगर हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि मैं रिया से कपड़े धुलवाती हूँ,
मैं रिया से कपड़े धुलवाती हूँ, तो धुलवाती हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगी आई मेक रिया, आई मेक रिया वॉश क्लोथ्स। मैं रिया से कपड़े धुलवाती हूँ, आई मेक रिया वॉश क्लोथ। मैंने रोहन से पत्र लिखवाया, मैंने रोहन से पत्र लिखवाया, पास्ट का सेंटेंस मैं बोलूंगी आई मेड रोहन राइट अ लेटर, राइट ओ लेटर। चलिए एक मॉडल वर्ब का सेंटेंस लेते हैं। मुझे उससे काम करवाना चाहिए, या फिर मुझे उससे पत्र लिखवाना चाहिए, ठीक है। मुझे उससे पत्र लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक, आई शुड मेक हिम राइट अ लेटर, आई शुड मेक हिम राइट अ लेटर। मुझे उसे पत्र लिखवाना चाहिए, आई शुड मेक हिम राइट अ लेटर। या फिर मुझे उसे बुलाना चाहिए, आई शुड मेक हिम कॉल मी, ठीक है। मुझे उसे बुलाना चाहिए। तो इस तरह से आप बोल सकते हो आई शुड मेक हिम कॉल, या फिर आई शुड मेक हिम गो देयर। जो भी आपके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं वैसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ किसी भी टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसने मुझसे यह काम, उसने मुझसे यह करवाया, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। अभी और सेंटेंसेस है, मैंने ज्यादा सेंटेंसेस लाई हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये भी सेंटेंसेस जैसे उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया, उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया, पास्ट का है सी मेड हर हस्बैंड क्लीन द किचन। सॉरी किचन, यहाँ पर कमरा तो है, रूम है होगा, ठीक है। कमरा यानी कि रूम। शी मेड हर हस्बैंड क्लीन द रूम, यानी कि उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया। मैंने जो कहा था उसके लिए मैंने जो कहा था उसके लिए मेरे टीचर ने मुझसे माफी मंगवाई, यानी कि मैं माफी मांगना नहीं चाहती थी, टीचर ने जबरदस्ती मंगवाई। तो मैंने जो कहा था, या फिर पहले हम कर लेते हैं कि मेरे टीचर ने मुझसे माफी मंगवाई। मेरे टीचर यानी कि माय टीचर, हम बोलेंगे माय टीचर मैड, किससे, मुझसे, यानी कि मी अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, माफी मंगवाई। किस लिए, मैंने जो कहा था उसके लिए, उसके लिए यानी कि फॉर व्हाट, फॉर व्हाट मैंने जो कहा था, आई हैड सेड, आई हैव सेड, ठीक है। माय टीचर मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया, उसने अपने बच्चों से, ठीक है, उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया। ये सेंटेंस भी मैं आपको फ्रेम करके बताती हूँ। जैसे हम बोलेंगे करवाया, पास्ट का है, तो हम बोलेंगे सी मेड हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, 2-3 बच्चे होंगे, ठीक है, चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, डू देयर होमवर्क। उसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया, सी मेड हर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। ओके, तो इस तरह से आप मेक का यूज कर सकते हो जब आप कोई काम फोर्सफुली किसी से करवाओगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे गेट, करवाने के सेंस में एक्टिव। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉजेटिव वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव कॉजेटिव वर्ब एंड पैसिव कॉजेटिव वर्ब। एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव में थर्ड फॉर्म। एक्टिव में गेट आता है एंड पैसिव में भी गेट आता है। तो गेट का हम पहले एक्टिव देख लेते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें टू लगता है ऑब्जेक्टिव केस के बाद। देखिए मेक में ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, टू नहीं लगता था, लेकिन इसमें टू लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपके टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग गेट चेंज हो जाएगा। और देखिए मेक में आप कोई काम फोर्सफुली करवाते थे, और यहाँ पे आप कोई काम कन्वेंस करके करवाओगे, ठीक है। कन्वेंस करके करवाओगे, कोई काम आप उससे कन्वेंस करके करवाओगे, राजी करके, परसुएट करके, ठीक है। जैसे ये इंग्लिश वाले सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है मेरी मम्मी रोज मुझसे खाना बनवाती है, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करके हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे। मेरी मम्मी यानी कि माय मदर, मेरी मम्मी माय मदर। सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, मेरी मम्मी, यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करेंगे, गेट्स का फिफ्थ फॉर्म गेट्स का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किससे करवाती है, मुझसे, यानी कि
मी। उसके बाद टू यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, कुक। कुक आपका यहाँ पे वर्ब है। कुक क्या करवाती है, खाना बनवाती है, कुक द फूड। कुक द फूड रोज यानी कि डेली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, माई मदर कैट्स मी टू कुक द फूड डेली। ओके, मैंने रोहन से भिजवाया यानी कि कन्वेंस करके आपने कोई पार्सल थी जो आपने रोहन से भिजवाया, ठीक है, या फिर रोहन को भिजवाया यानी कि रोहन को जाने दिया, ऐसा आप कहते हो, मतलब जाने दिया क्या, भिजवाया वो यहाँ पर था, रोहन को भिजवा दिया। तो मैं बोलूंगी आई गॉट रोहन टू गो। रोहन टू गो, आई गॉट रोहन टू गो, मैंने रोहन को भिजवाया। आप मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। जब कोई आप कन्विंस करके कोई काम करवाओगे तो वहां पे आपको गेट का यूज करना होगा एक्टिव 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 पॉजिटिव वर्ब में, जहां पर आपको टू से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करना है। अब हम गेट का यूज एज अ पैसिव वॉइस के रूप में देखेंगे। सेंस आपका सेम है, कोई काम आप कन्विंस करके करो, ठीक है। मैंने अपने बाल कटवाए, तो आपने उसे बोला कि मेरे बाल कटवाने हैं, आपका रिलेटिव है, तो आपने उसे कन्विंस करके कटवाया कि मेरे बाल इतने कर दो, इतने कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज करने होंगे गेट का। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म। देखिए आपका ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, ये सब में लागू होगा, बस आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी ये वाला हमेशा लागू होते रहेगा, ठीक है। तो मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट। आपका ये गेट चेंज हो गया, पास्ट का था तो गेट हमने गॉट में बदल दिया, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो आई गॉट माई हेयर कट। माई हेयर आपका ऑब्जेक्ट है और कट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बना के देखते हैं। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, उसने यानी कि ही, पास्ट का सेंटेंस है। गॉट क्या लिखवाया, एक पत्र, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही गॉट अ लेटर रिटर्न। किससे लिखवाया, मुझसे। तो यहाँ पर आप बाय करके मी का जिक्र कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप मे का यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। उसने एक पत्र लिखवाया, ही गॉट अ लेटर रिटर्न। ओके, वो कल अपना घर पेंट करवाएगा, किससे करवाएगा नहीं बताया, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पर आप आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। गेट का टू बाई, बाई मीन्स क्या होता है, बाई का मतलब होता है खरीदना, ये सारे स्टूडेंट को पता है। तो जहाँ भी खरीदने का वर्ड आता है वहाँ पे हम बाई का यूज कर देते हैं। लेकिन अब बारी है एडवांस इंग्लिश की, और अब हम बाई का यूज ना कर टू गेट का यूज करेंगे। इसका भी मतलब होता है खरीदना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कपड़े खरीदो, अगर आप इसे नॉर्मल इंग्लिश यानी कि बाय की हेल्प लेकर अगर आप इसे बनाते हो तो आप कैसे बोलोगे, कपड़े खरीदो, आप बोलोगे बाय क्लोथ्स। बाय क्लोथ्स आप यही तो यूज करोगे, बट ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश हो गई, ये बहुत ही जीरो लेवल वाली इंग्लिश हो गई। लेकिन अभी आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो बाय को रिप्लेस कर हम वहां पे यूज करेंगे गेट। गेट क्लोथ्स, गेट क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े खरीदो, यानी कि आप बाय को रिप्लेस कर वहां पर गेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गेट जो है वो हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है। ओके, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने एक कार खरीदा। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ही बाय का सेकंड फॉर्म, क्योंकि खरीदा पास्ट टेंस की बात करें, मैंने टेंस की क्लास में तो आप लोगों को बताया है, तो हम बोलेंगे ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा, ही बॉट अ कार। लेकिन ये जो बॉट है ये बहुत ही बेसिक है, तो अब हम इसे बोलेंगे, बॉट को हटाकर हम यहाँ गॉट का यूज कर देंगे, ही गॉट अ कार। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हुआ, मैम जरा इसे और डिटेल में समझाइए। तो गाइज यहाँ पे गॉट का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि गेट जो है ये एक वर्ब है। जैसे बाय का फॉर्म्स क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हमारा बाय होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हमारा बॉट हो जाता है, इसकी थर्ड फॉर्म की बात करो तो इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी बॉट होती है, फोर्थ फॉर्म की अगर आप बात करो फोर्थ फॉर्म हमारी बाइंग होती है, एंड फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे फिफ्थ फॉर्म हमारा बाइज होता है। ये तो आप लोगों को पता है ना। उसी तरह से अगर आप गेट को देखोगे तो गेट के भी वर्ब्स फॉर्म होते हैं,
क्या क्या होते हैं, हम गेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो गेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म गॉट होता है। अगर आप इसके थर्ड फॉर्म देखने जाओ तो आप गॉट का भी यूज़ कर सकती हो, प्लस गॉटन का भी यूज़ कर सकती हो। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कमेंट करते हैं कि मैम थर्ड फॉर्म क्या होता है, हम आज तक समझ नहीं पाए, गॉट होता है या गॉटन होता है। तो गाइज दोनों होता है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर लो, ओके। फोर्थ फॉर्म अगर आप देखने जाओगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे गेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके गेट्स, ओके। तो आप इस तरह से इसके वर्ब्स फॉर्म के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो यहाँ पे हमने V2 लगाया था एज अ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये भी गॉट हमने यूज किया था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ओके। तो ये क्लियर है। तो एक सेंटेंस फटाफट मुझे आप फ्रेम करके दिखाओ। तो राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदी, राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदे, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और फटाक से इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, अभी दीजिएगा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट यूजेस है हमारा गेट का। अगर आप कहीं अर्न की बात करते हो, अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब कमाना होता है ना, ही इज अर्निंग मनी, वो पैसे कमा रहा है। तो अर्न जहाँ पे आप यूज कर रहे हो, अर्न को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे, क्योंकि गेट का मतलब भी होता है कमाना। अभी हम देखें गेट का मतलब खरीदना होता है, फिर से गेट का मतलब कमाना हो गया। जी हाँ, गेट बहुत ही मैजिकल वर्ड है, ये बहुत ही मैजिक करता है। तो गेट का यूज हम करेंगे कमाने के सेंस में। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, आपका सेंटेंस देखिए, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू विल, फ्यूचर है ना इसलिए विल, यू विल गेट। अब आप बोलो मैम गेट नहीं, अर्न का यूज करना। गाइज अर्न का यूज कर सकते हो, लेकिन अर्न आपका बेसिक इंग्लिश है, लेकिन अब आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो गेट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। या फिर अगर आप अर्न का यूज करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तो हो गए ना दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में आप दो तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने कल 5,000 कमाया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी गाइज गेट का यूज करो, क्योंकि गेट एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर यूज करते हैं। तो अगर आपको भी फ्लुएंसी लानी है अपनी इंग्लिश में, अगर आप भी एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो गाइज गेट का यूज करना स्टार्ट करो और अपने बच्चों को भी गेट का ही यूज सिखाओ, ओके। तो उसने कल 5,000 कमाया, हम बोलेंगे ही गॉट 5,000, he got 5,000 rupees, he got 5,000 rupees yesterday। उसने कल 5,000 कमाया, तो हम बोलेंगे he got 5,000 rupees yesterday। नेक्स्ट है रोहन आजकल पैसे कमा रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज, रहा है, रही है, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा, ओके। अर्निंग का यूज नहीं करना है गाइस, यहाँ पे आप गेटिंग का यूज कीजिएगा, यानी कि गेट का यूज कीजिएगा कमाने के सेंस में, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू हैव। टू हैव का मतलब तो पास होना होता है, ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज पे पोजीशन बतानी होती है तो हम वहाँ पर हैव का यूज करते हैं। गाइस आप हैव का तो यूज कर सकते हो, प्लस आप तो गॉट हम लोगों ने एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया है, पास होने के सेंस में यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक फोन है, अगर हम इसका यूज करते हैं, बेसिक इंग्लिश बोलोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव अ फोन। जनरली हम ऐसा ही यूज करते हैं ना, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है। लेकिन आप एडवांस तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई हैव गॉट अ फोन, आई हैव गॉट अ फोन, मेरे पास एक फोन है, आई हैव गॉट अ फोन, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत ही एडवांस साउंड करते हैं, तो आप आई हैव फोन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं किसी के मुंह से ये सुनते हो आई हैव गॉट अ फोन, तो भी आप समझ जाना कि यहाँ पर हैव गॉट यानी कि पास होने की बात हो रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक मिनट, हम बोलेंगे राहुल हैज गॉट। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए हैज का यूज किए। राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो बोलेंगे राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी,
ओके तो यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते थे राहुल हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, आप इतना भी बोल सकते थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा वर्ड लगाया गॉट क्योंकि हमें एडवांस इंग्लिश बोलनी है। नेक्स्ट है रोहन के पास एक मोबाइल है। नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो हम इसे इस तरह से बोलेंगे रोहन हैज़ अ मोबाइल। रोहन हैज़ अ मोबाइल, रोहन के पास मोबाइल है, रोहन हैज़ अ मोबाइल। लेकिन अगर आप एडवांस की बात करोगे तो आप ऐसे बोलना रोहन हैज़ गॉट अ मोबाइल, गॉट अ मोबाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना लोगे। चलिए नेक्स्ट यूजेस चलते हैं, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना। आज मैं आपको गेट के बहुत सारे यूजेस दूंगी, बहुत चीज़ सिखाने वाली हूँ। बिलीव मी, जितना आपने स्क्रीन पर देखा ना उससे ज़्यादा सिखाने वाली हूँ, बट कम नहीं सिखाऊंगी। ओके अब हम देखेंगे गेट का यूज़, देखेंगे डिजीज़। जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो वहाँ भी हम गेट का यूज़ करके हम बताते हैं कि हमें क्या हुआ है। ठीक है, कोई बीमारी होना, डिजीज मतलब कोई बीमारी होना, गेट का भी यूज करते हैं। कोई बीमारी होना यानी कि कोई बीमारी हो गया, होना का सेंस आ रहा है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, गेट का हिंदी मीनिंग ही होता है होना। ठीक है, तो यहाँ पर गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हैव का यूज करते हैं ना, हम ये सेंटेंस को इस तरह बोलते हैं ना, आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। इस तरह से हम लोगों ने हैव के यूजेस में बनाना सीखा ना। हैव का यूजेस में हम लोगों ने इस तरह से अपने दर्द को बताना सीखा ना, कि हैव का यूज करके हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। हैव से भी ज़्यादा एडवांस आपका गेट होता है, यानी कि आई एम गेटिंग। इसे मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप इसे हैविंग का यूज़ ना करके आप यहाँ पर गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। हम इस तरह से बोल सकते हो, आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, यानी कि मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में पेन हो रहा है। ओके तो हैविंग का ना यूज़ करके हम वहाँ पर गेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे बुखार हो गया है। ठीक है, उसे बुखार हो गया है, हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं ना, ही गॉट अ फीवर, ही गॉट अ फीवर। उसे बुखार हो गया, ही गॉट अ फीवर, उसे बुखार हो गया, ही गॉट अ फीवर। रोहित को कैंसर हो गया, रोहित को कैंसर हो गया, तो हम बोल सकते हैं रोहित गॉट कैंसर, रोहित गॉट कैंसर, रोहित को कैंसर हो गया, रोहित गॉट कैंसर। ओके तो इस तरह से आप बीमारी बताने के लिए भी गेट का यूज कर सकते हो, काफी एडवांस साउंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो गाइस नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, जब भी हम चांस की बात करते हैं, यानी कि कोई मौका मिलता है ना, उसे भी बताने के लिए हम वहाँ पर गेट का यूज करते हैं। ठीक है, चांस का मतलब होता है मौका मिलना, तो गेट का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस इस तरीके से रहता है, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, तो मौका मिला, ठीक है, मौका मिला, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गेट का। ठीक है, गेट का यूज करेंगे, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, हम बोलेंगे आई गॉट टू अर्न मनी, आई गॉट टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, आई गॉट टू अर्न मनी। ओके गॉट। अब बोलो मैम यहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे सही नहीं लगा। आई गॉट टू गेट मनी, इससे अच्छा आई गॉट टू अर्न मनी हमने यूज़ करते हैं। हमें तो पता है कि कमाने के लिए हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, अर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गेट का यूज़ कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगा कि नहीं आपने गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अर्न का मतलब भी कमाना होता है, गेट का मतलब भी कमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू, आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू। मुझे आपका वीडियो देखने का मौका मिलता है, आई गेट टू वॉच योर वीडियो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, उसे यानी कि ही। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ताहती है। डेली रूटीन की बात करें, डेली जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की आप बात करें तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि गेट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया,
हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, एक मिनट, हमारा सेंटेंस हो गया ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली, मतलब उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। ओके, तो गेट का यूज कर सकते हैं मौका मिलने के सेंस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज करेंगे हम टू रिच। रिच यानी कि क्या होता है, पहुंचना। जब पहुंचने की बात करते हैं तो रिच का यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो गेट का। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि पहुँचने के लिए रिच का ना यूज़ करके हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस, क्या तुम वहाँ पहुँच गए, हमें पूछना होता है क्या तुम वहाँ पहुँच गए, तो हम रिच का अगर यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे डिड यू रिच देयर, डिड यू रिच देयर। क्या तुम वहाँ पहुँच गए, तो हम बोलेंगे डिड यू रिच देयर। लेकिन अगर आप रिच को रिप्लेस करना चाहते हो और एडवांस बोलना चाहते हो तो आप गेट का यूज़ कर सकते हो। आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, डिड यू गेट देयर, डिड यू गेट देयर। क्या तुम वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो, दोनों तरीका है आपके पास, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मैं 15 मिनट्स में बाजार पहुँच गया। मैं 15 मिनट में बाजार पहुँच गया, तो हम ये सेंटेंसेस को आई गॉट, अब यहाँ पर गॉट का यूज़ ना करके हम यहाँ पर रिच्ड का भी यूज़ कर सकते थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में, लेकिन हमने यहाँ पर गॉट का यूज़ किया। ठीक है, आई गॉट टू मार्केट, आई गॉट टू मार्केट कितने, 15 मिनट में, यानी कि विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई गॉट टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स, यानी कि मैं 15 मिनट में बाजार पहुंच गया। नेक्स्ट है वह ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है। ये सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे यूजेस है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टू ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, राइट। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो हम ब्रिंग का यूज करते हैं। तो क्या गाइस, ब्रिंग को रिप्लेस करके हम अब यूज करेंगे गेट। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ब्रिंग से ज्यादा एडवांस साउंड करते हैं गेट। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, मैं बाजार से सब्जी लाया, तो अगर हम ब्रिंग का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे आई ब्रॉट। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है ना। आपको वर्ब क्लियर होने चाहिए, तो मैंने वर्ब पे वीडियो बना रखी हूँ एकदम डिटेल में, एकदम ट्रिक के साथ मैंने बताया है डे 4 वाली क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डे 4 वाली क्लास ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें आपको ऑल वर्ब्स फॉर्म की ट्रिक समझ में आ जाएगी। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाने हैं सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। ओके, तो हम बोलेंगे आई ब्रॉट vegetables, I brought vegetables from the market, from the market मतलब मैं बाजार से सब्जी लाया, तो हम बोलेंगे I brought vegetables from the market। लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्रॉड को ना यूज करके आप यहाँ पर ये भी तो यूज कर सकते हो एडवांस बोलने के लिए। ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपने यूज किया है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करोगे, आप बोलोगे आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने एक गिलास पानी लाया। उसने एक गिलास पानी लाया, इसे हम बोलेंगे ही। अब लाया पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। ब्रिंग के ब्रॉट हम यूज कर सकते थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन हमने ब्रॉट का यूज ना करके हम करेंगे गॉट का यूजेस। ओके, हम बोलेंगे ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने एक गिलास पानी लाया, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। वहां से एक कुर्सी लाओ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। हालांकि आप यहाँ ब्रिंग का यूज कर सकते हो, बट ब्रिंग आपका नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लगता है और गेट आपका एडवांस इंग्लिश लगता है, तो गेट का यूज कीजिएगा, काफी फ्लुएंसी आएगी और काफी एडवांस साउंड करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अब जहां भी समझने की बात होगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, मैं ये चैप्टर नहीं समझा, जैसे मैं आपको गेट के यूजेस समझा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे ना कि मैं ये नहीं समझा, तो आप क्या बोलोगे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब मैं ये नहीं समझा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेट का यूज करते हो तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट इट,
यानी कि मैं ये नहीं समझा, अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर वहां पर गेट का यूज करेंगे। जैसे मैं ये चैप्टर नहीं समझा, इसे अंडरस्टैंड के यूज करके हम ऐसे बोलेंगे आई डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम डिडंट का यूज कर दिए। ओके, इसे हम डिंट भी बोलते हैं। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन दो होती है, या तो आप डिंट यूज कीजिए या तो आप डिडंट यूज कीजिए, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। आप डिंट बोलिए या डिडंट बोलिए, बात एक ही है। ओके, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, मैं यह चैप्टर नहीं समझा। लेकिन हम अब बोलने वाले हैं एडवांस इंग्लिश, तो हम बोलेंगे आई डिडंट get this chapter, यानी कि यहाँ पर अंडरस्टैंड को हम रिप्लेस कर हम वहाँ पर गेट का यूज़ किए हैं एडवांस बोलने के लिए। दोनों का मतलब होता है समझना। तो हम ऐसे, ये आपका जो हो गया ना, हाईलाइट करके बताती हूँ, ये जो आपका हो गया ये बेसिक इंग्लिश हो गया और ये आपका एडवांस इंग्लिश साउंड करता है। ओके, तो आप आज से आप अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर गेट का यूज़ करोगे, आई डिडंट गेट दिस चैप्टर। नेक्स्ट है, क्या आप समझ रहे हो? अब मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं पूछूंगी ना क्या आप समझ रहे हो, तो मैं इसे एडवांस तरीके से इस तरह बोल सकती हूँ, आर यू गेटिंग? क्या आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? ओके, तो यहाँ पर हमने गेट का फोर्थ फॉर्म यूज कर दिया, आर यू गेटिंग। राहुल ने मेरी बातें नहीं समझी, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राहुल डिडंट get my words। राहुल ने मेरी बातें नहीं समझी, तो बोलेंगे राहुल didn't get my words। ओके, तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर गेट का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है अब कॉजेटिव वर्ब। अब गेट का यूज ना कॉजेटिव वर्ब में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। वैसे तो अभी मैंने कॉजेटिव वर्ब आपको क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है आपको ये यूजेस समझने में थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ दिन बाद आपको पॉजिटिव वर्ब भी समझा दूंगी अच्छे तरीके से, या मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की, बस आप ध्यान से समझना। ओके, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कोई काम किसी से करवाना। ठीक है, एक होता है आपका टेंस, एक होता है आपका पैसिव वॉइस और एक होता है पॉजिटिव वर्ब। ये तीन सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में और पॉजिटिव वर्ब में, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट कार्य करता है उसका जिक्र नहीं किया जाता है, और पॉजिटिव वर्ब में भी जो काम करता है ना उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। जैसे राहुल ने यह सड़क बनवाया, ठीक है, लेकिन राहुल ने किससे यह सड़क बनवाया? आपने बताया नहीं? बताया ना। राहुल ने ये सड़क बनाने का काम किसने किया है? आपको नहीं पता है ये, तो ये हमारा एक तरह से पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि आप ये काम किसी के द्वारा किसी से करवा रहे हो। काम होने का कारण आप है, आपने ऑर्डर दिया ना सड़क बनाने का, यानी कि कारण आप है लेकिन काम कोई और करता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव सेंटेंसेस है जिनमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। ऐसे भी पॉजिटिव वर्ब का एक एक्टिव सेंटेंस होता है, एक पैसिव होता है, तो ये पैसिव है। राहुल ने यह सड़क बनवाया, तो हम बोलेंगे राहुल, ठीक है, राहुल बनवाया, तो वहां पर हम गॉट का यूज करेंगे, पास्ट का है इसीलिए गॉट दिस रोड। और पैसिव है ना, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा बिल्ट। तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से होगा, राहुल गॉट दिस रोड बिल्ट। इसी तरह से मम्मी ने कपड़े धुलवाए, मम्मी गॉट दिस क्लॉथ वॉश्ड। मैंने एक पत्र लिखवाया, किससे लिखवाया मैंने उसका जिक्र नहीं किया, मैंने सिंपली बोला कि मैंने एक पत्र लिखवाया, आई गॉट दिस लेटर रिटर्न, या आई गॉट अ लेटर रिटर्न। या फिर मैंने खाना बनवाया, ठीक है, या टेंस चेंज कर देते हैं, मैं खाना बनवा रही हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ नहीं, मैं बनवा रही हूँ, आई एम गेटिंग द फूड कुक्ड, मैं खाना बनवा रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं नहीं पिटूंगा, किसी और से पिटवा दूंगा, तो हम ये बोलेंगे, हम ये सेंटेंस बोलेंगे, आई विल गेट यू बिटन, आई विल गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बिटन।
वह यह रूम साफ करवा देगा। देखिए आपको स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करने, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपका जो यहाँ राहुल होगा, ठीक है, सबसे पहले जो आपने आगे यूज किया सब्जेक्ट उसका जिक्र कीजिएगा। उसके बाद आपका कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। अगर टेंस ये नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट का यूज करना है, और ये गेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पास्ट सिंपल की बात की तो गॉट का यूज कर दिए। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज कर देना। कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो यहाँ फोर्थ फॉर्म यूज कर देना। ओके, उसके बाद आपको यूज करने ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पे कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ रोड बनाने का काम हो रहा है ना, तो उसके बाद हमने गेट के बाद उस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जिस पे काम हो रहा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और ये सेंटेंस आप इसी स्ट्रक्चर में फ्रेम करके मुझसे चेक करवाना। ओके, नहीं समझ में आते ना तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं दोबारा जब पॉजिटिव वर्ब क्लियर करवाऊंगी तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे गेट का यूज करेंगे टू बी के सेंस में। बी का मतलब होता है होना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको गेट का हिंदी मीनिंग बताया था ना, जनरली बी का मतलब होना होता है, वैसे गेट का मतलब भी होना होता है, स्टेट ऑफ चेंज होता है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, तुम हैरान हो जाते हो, यानी कि पहले हैरान नहीं थे अब हैरान हो जाते हो। होने का सेंस आता है, तो होने का सेंस आता है तो हम वहां पर यूज करते हैं। सरप्राइज्ड आपका कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सरप्राइज्ड आपका कोई एक्शन नहीं है, तो उसे एक्शन वर्ब बनाने के लिए उसमें गेट का यूज किया जाता है। मैंने कई बार आपको ये बात क्लियर किया है कि जब कोई ये जैसे सरप्राइज है, ठीक है, ये सरप्राइज कोई वर्ब नहीं है आपका, ठीक है, सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइजेज, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, इसके फॉर्म्स नहीं होते हैं, तो इसे एक्शन वर्ब बनाने के लिए उसमें गेट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, होना, ठीक है, तो आश्चर्यचकित यानी कि शॉक्ड। शॉक्ड कोई आपका वर्ब नहीं है, इसलिए उसमें गेट शॉक्ड का यूज करेंगे, क्योंकि गेट शॉक्ड का मतलब हो गया आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा, when I saw you speaking on the stage, जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, I got shocked, मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात की तो यहाँ पर इसको चेंज नहीं किए हैं, ये एज इट इज उतरा है, इस गेट को चेंज किए हैं, गेट का गॉट हो गया है, ठीक है। तो आश्चर्यचकित होना ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, शॉक्ड आपका कोई मेन वर्ब नहीं है, इसे मेन वर्ब बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेट का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहन को पैसे नहीं मिला तो वह निराश हो गया। अब निराश यानी कि डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड क्या आपका कोई एक्शन वर्ब है? नहीं, निराश होना आपका, निराश कोई डिसअपॉइंटेड, निराश को डिसअपॉइंटेड बोला जाता है, तो डिसअपॉइंटेड आपका कोई मेन वर्ब नहीं होता है, उसे मेन वर्ब बनाने के लिए वहां पर गेट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो क्या डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंट्स, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक फिक्स्ड वर्ड है डिसअपॉइंटेड, ओके, याद रखिएगा। तो हम ये सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, राहुल डिड गेट मनी, पैसे नहीं मिला, गेट मनी, राहुल डिड, राहुल को पैसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट, सॉरी डिडंट यूज होगा, राहुल डिडंट गेट मनी, तो वह निराश हो गया, he got disappointed, he got disappointed, वह डिसअपॉइंटेड हो गया, वह निराश हो गया, ओके। तो डिसअपॉइंटेड को एक्शन वर्ब बनाने के लिए उसमें गेट वर्ड का यूज किए, ठीक है। और इसका टू बी का और एक मीनिंग होता है जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, याद रखिएगा, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि पहले अलग स्थिति में था, अब वो अलग स्थिति हो रहा है। जैसे कि तुम जवान हो रहे हो, पहले तुम बच्चे थे, अब क्या हो रहे, बच्चे से धीरे धीरे स्टेट चेंज हो रहा है, तुम जवान हो रहे हो। अब आपने पानी गर्म किया है, पानी आपने गर्म करके नीचे उतार कर रख दिया, अब पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, पहले वो गर्म था, अब क्या हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, यानी कि वो अपने स्टेट चेंज कर रहा है। अंधेरा हो रहा है, यानी कि पहले सुबह था अब अंधेरा हो रहा है।
तुम बूढ़े हो रहे, पहले तुम जवान थे अब बूढ़े हो रहे हो, एक स्टेट ऑफ चेंज, एक चेंज हो रहा है स्टेट, तो वहां पे आप यूज करते हो गेट का। ठीक है, तो तुम जवान हो रहे हो, हम बोलेंगे यू आर गेटिंग यंग, यू आर गेटिंग यंग, तुम जवान हो रहे, यू आर गेटिंग यंग। वैसे ही अंधेरा हो रहा है तो हम बोलेंगे इट्स, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स बहुत यूज किया जाता है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अभी सुबह हो रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गेट का यूज है टू फाइंड, यानी कि पाने के सेंस में। फाइंड बोलो या रिसीव, मिलना, फाइंड या रिसीव। जैसे पैसे नहीं मिले, मैंने बताया था ना कि वो निराश हो गया, पैसे नहीं मिले, मिलना या पाना, उसके सेंस में भी हम गेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रिया को एक किताब मिला, रिया को एक किताब मिला यानी कि रिया वो किताब पाई, रिसीव की, है ना, तो हम वो सेंटेंसेस को बोल सकते हैं रिया। यहाँ पर आप रिसीव वर्ड का यूज कर सकते थे, लेकिन हम गॉट वर्ड का यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रिया गॉट अ बुक, रिया को एक किताब मिला, रिया गॉट अ बुक। उसी तरह से मुझे एक गिफ्ट मिला, मतलब मैंने गिफ्ट रिसीव किया, तो हम क्या बोलेंगे, आई गॉट अ गिफ्ट, आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गॉट अ गिफ्ट। उसी तरह से रोहन ने बैंक में नौकरी पाई। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे टू गिव। गिव का मतलब होता है देना, देने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। जैसे दिलवा दो, रोहन को एक बुक दिलवा दो, मुझे एक आइसक्रीम दिलवा दो, उसे कुछ पैसे दिलवा दो। तो दिलवाना, खरीद कर दिलवाना, तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट का। जैसे रोहन को मिठाई दिलवा दो, हम बोलना हो किसी को कि रोहन को एक मिठाई दे दो, नहीं बोल रहे, दिलवा दो, किसी और से दिलवा दो, तो हम बोलेंगे गेट रोहन स्वीट्स। गेट का मतलब भी हो जाता है दिलवाना, और गेट रोहन स्वीट्स यानी कि रोहन को मिठाई दिलवा दो। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, टेंस देकर कीजिएगा, ये फ्यूचर का है तो इसमें विल का यूज होगा। अब देखिए कुछ एक यूजेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसके अलग से मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें आप लोगों ने काफी पसंद किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सारे यूजेस नहीं, एक ही यूजेस में बहुत सारे यूज बताऊंगी। जैसे कि पहले आपको गेट का यूज दिख रहा, आफ्टर गेटिंग। आफ्टर गेटिंग, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, है ना, आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, उसके बाद अदर सेंटेंस। जैसे आपने ऐसे सेंटेंस बहुत सुने होंगे ना, पत्र लिखवाने के बाद मैं बाजार गया, उस होमवर्क करवाने के बाद मैं घूमने गया, या फिर खाना बनवाने के बाद मैं बाहर टहलने चला गया। यानी कि काम आप नहीं कर रहे, काम आप किसी और से ही करवा रहे हैं, लेकिन वो काम करवाने के बाद आप कहीं गए, दूसरा एक्शन किए, तो के बाद वाला सेंटेंस के लिए आफ्टर गेटिंग का यूज होगा। पत्र लिखवाने के बाद तो हम यूज करेंगे आफ्टर गेटिंग। आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो गेटिंग आपका फोर्थ फॉर्म है। आफ्टर गेटिंग द लेटर रिटर्न, आफ्टर गेटिंग द लेटर रिटर्न मतलब पत्र लिखवाने के बाद, आफ्टर गेटिंग द लेटर रिटर्न मैं बाजार गया, यानी कि आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। तो कोई काम करवाने के बाद, जैसे खेलने के बाद रोहन घर आया, तो ये सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो, जैसे कि आपने सेंटेंस पहले स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप आफ्टर गेटिंग का यूज कर लो। जैसे रोहन घर आया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं रोहन कैम होम, रोहन कैम होम, रोहन घर आया। खेलने के बाद यानी कि अब यहाँ पर आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर गेटिंग द मैच, है ना, क्या मैच खेल रहे हैं ना, मैच प्लेड। ठीक है, तो
इस तरह से भी आप बना सकते हो, यानी कि पहले आप ये सेंटेंस को उठा सकते हो, उसके बाद ऐसे भी बना सकते थे, आफ्टर गेटिंग द मैच प्लेड रोहन कैम हो, मैच खेलने के बाद रोहन घर आया। अगर आप यहाँ पर बाद का सेंस आ रहा, अगर बिफोर गेटिंग होता तो हमारा सेंटेंस पहले, बिफोर यानी कि पहले, ऐसे सेंटेंस होता, पत्र लिखवाने के पहले मैं बाजार गया, बिफोर गेटिंग द लेटर रिटन आई वेंट टू द मार्केट। खेलने के पहले रोहन घर आया, रोहन कैम होम बिफोर गेटिंग द मैच प्लेड। ओके, तो यहाँ पर बाद है इसलिए आफ्टर, पहले रहता तो बिफोर। ओके, इस तरह से सेंटेंस आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और एक स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए, एक है सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस गेट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वांट का मतलब होता है चाहना, राइट, वांट का मतलब होता है चाहना। जैसे मैं एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, तो क्या मैं लिखना चाहती हूँ? नहीं, लिखवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर गेटिंग का यूज नहीं करेंगे, वो तो आफ्टर और बिफोर हमारा प्रीपोजिशन था, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए। वांट आपका प्रीपोजिशन नहीं है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मैं एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू, उसके बाद गेट से आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई वॉन्ट टू गेट अ लेटर रिटन। आई वॉन्ट टू गेट अ लेटर रिटन, मैं एक पत्र लिखवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ लेटर रिटन। मैं खाना बनवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट द फूड कुक्ड। मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, ये तो पत्र ही हो गया। मैं कार चलवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ कार ड्राइवर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। वह अपना फोन बिकवाना चाहती है, यानी कि बेचना आप समझ सकते हो, बिकवाना चाहती है। तो आप ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, शी वॉन्ट्स टू गेट हर फोन सोल्ड। वह अपना फोन बिकवाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गेट हर फोन सोल्ड। उसी तरह से मैं बाल कटवाना चाहती हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट स्ट्रक्चर हमारा एक और बच गया, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ। देखिए, लास्ट हमारा स्ट्रक्चर अब बच गया, सब्जेक्ट नीड प्लस या फिर नीड या नीड्स, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट, ओके, गेट आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी। जैसे तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है, नीड मीन्स तो होता है जरूरत, ठीक है, तो तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे यू नीड टू गेट योर हेयर कट। तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है, यू नीड टू गेट योर हेयर कट। हमें अपने कार ठीक करवाने की जरूरत है, हम बोलेंगे वी नीड टू गेट आवर कार रिपेयर्ड। हमें अपना कार रिपेयर करवाने की जरूरत है, हम बोलेंगे वी नीड टू गेट आवर कार रिपेयर्ड। नेक्स्ट है, उसे अपने घर को पेंट करवाने की जरूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे यूजेस देख लिए, कम से कम मैंने आपको 16 यूजेस बताया गेट के। ये अगर आप 16 यूजेस सीख जाते हो, कमाल हो जाना है, क्योंकि गेट आपका एक मैजिकल वर्ड है, गेट आपका एडवांस इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी। यदि कॉस्टिव वर्ब क्या है पहले वो देख लेते हैं कि मेक कॉस्टिव वर्ब एक्चुअली में है क्या। यदि किसी काम में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई काम हो रहा है उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो वहां पर मेक का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में मेक का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई रियल वर्ड अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ना, आप यूँ समझ जाओगे। तो देखिए, पहले ही जो इसका वर्ड मिलता ही नहीं है, रोना को हम जानते हैं, रोना को क्या बोला जाता है, आप मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलिए। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि इससे पहले जो मैंने गेट पैसिव कॉस्टिव वर्ब आपको क्लियर करवाया था, क्या आपको वो क्लियर हो चुका है? कमेंट में बताइए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर क्लियर हो गए हैं तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं कमेंट को रीड कर लूँगी और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको गेट क्लियर है।
ठीक है, तो आप वो बता दीजिए आपको क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए रोना, रोना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर आपको आते हैं तो आप बताइए। रोना को बोला जाता है टू क्राई। हंसना, हंसना को क्या बोलेंगे, हंसना को बोलेंगे टू लाफ। यहाँ पर मैं आपको इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब ही सीखने वाले। देखिए मैं किस तरह से बहुत ही इजी वे में, जितनी लंबी वीडियो है ना आपका 1 मिनट में मैं बर्बाद नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो समझना को हम क्या बोलेंगे, समझना को हम बोलेंगे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। देखिए ये तो हम पता है, रोना, क्राई, हंसना, लाफ, समझना, अंडरस्टैंड, ये हमें पता है। लेकिन रुलाना को इंग्लिश में क्या बोले, रोना का पता है, लेकिन रुलाना को अगर आप डिक्शनरी खोलोगे, आप फोन में सर्च करोगे, आपको जल्दी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है रुलाने की इंग्लिश क्या होती है। तो यही रुलाने को हम पॉजिटिव वर्ब की हेल्प लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रुलाना मेक टू क्राई। यहाँ जो आपने टू का यूज किया, क्यों यूज हुआ, यहाँ पर टू यूज, यहाँ पर दोनों जगह देखिए, यहाँ भी टू यूज हुआ, यहाँ भी टू यूज हुआ। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सबके लास्ट में ना का जिक्र हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर टू का यूज हुआ है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। हंसाना, हंसाना को क्या बोलेंगे, इसी तरह से मेक टू लाफ। हंसना का टू लाफ और हंसाना मेक टू लाफ। समझना यानी कि टू अंडरस्टैंड, समझाना यानी कि आप बोलोगे मैम एक्सप्लेन, समझाना यानी कि एक्सप्लेन, ठीक है। समझाना एक्सप्लेन होता है, लेकिन एक होता है समझाना, ठीक है, और एक होता है समझवाना, मतलब आप नहीं समझा रहे हो, आप किसी और से उसको समझवा रहे हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब जिसका हम यूज करेंगे मेक टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मेक टू अंडरस्टैंड मतलब समझवाना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गए। चलिए अब आगे और भी हम इसके अभी बेसिक एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब बताती हूँ। राम ने मुझे रुलाया, ये हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, ठीक है। राम ने मुझे रुलाया, तो यहाँ राम खुद रुलाने वाला है। यहाँ कौन रुला रहा है, रुलाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ राम खुद ही रुलाने वाला है। उसमें इसमें मतलब उसने, राम ने रुलाने के लिए किसी और को नहीं कहा है, ना ही पैसे दिए हैं। वो यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो मैंने बोला था ना, जो मैं बोल रही थी कि यहाँ जो सब्जेक्ट रहता है ना वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, यानी कि उसका जिक्र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रुलाने का काम कौन कर रहा है, राम ने कर रहा है। रो भले मैं रही हूँ, रो मैं रही हूँ, रो कौन रहा है, मुझे रुला रहा है, यानी कि मैं रो रही हूँ, लेकिन रुलाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पर कॉज कौन है, रोने का कॉज कौन है, कारण कौन है, राम है। तो यही हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो राम ने मुझे रुलाया, यहाँ पे आप कौन आपको रुला रहा है आप उसका जिक्र कर देते हो, लेकिन पैसिव पॉजिटिव वर्ब जो होता है ना जिसमें हम गेट का यूज कर रहे थे उसमें कौन ये काम कर रहा था उसका हम जिक्र ही नहीं करते थे। जैसे मैंने पंखा रिपेयर करवाया, लेकिन किससे करवाया ये मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ मुझे कौन रुला रहा है ये मैंने आपको बता दिया। कौन मुझे रुला रहा है, राम मुझे रुला रहा है, तो मैंने यहाँ राम का जिक्र कर दिया। तो यही फर्क है गेट पैसिव पॉजिटिव वर्ब और मेक पैसिव पॉजिटिव, मेक एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। राम ने मुझे रुलाया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राम मेड। यहाँ रुलाया ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस, इसलिए मेड का यूज किए, मेड मी क्राई। अभी मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किया ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम आपने कैसे यूज कर दिया, मेक का मेड बन गया, ऐसा कैसे हो गया। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल, इसके स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद देखिएगा आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो सेंटेंस है हमने उसे समझाया, तो ये हम बाद में फ्रेम करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके हम इसके बनाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे थोड़ा और बेसिक चीजें आप कवर कर लीजिए। मेक में
गेट से ज्यादा ताकत और प्रभाव रहता है। ये जो मेक है ना बहुत ही पावरफुल है। गेट से ज्यादा पावरफुल कौन है? मेक होता है। मेक कॉज का बलवान रूप है। इसका मतलब कारण जो आप बताते हो ना कि राम ने मुझे रुलाया, इसका कारण कौन है? मेरे रोने का कारण कौन है? राम ने है। तो आप ये बात बता दिए ना तो बहुत ज्यादा ताकत आ गया मेक में। यानी कि आप ये समझ लीजिए अगर मेक और गेट का आप कंपैरिजन करते हो तो ज्यादा शक्तिशाली कौन होते हैं? ज्यादा पावर किस में होते हैं? मेक में होते हैं। गेट का प्रयोग विनम्रता अनुरोध को दिखाता है और मेक का प्रयोग फोर्स कंपल्सन को दिखाता है। इंग्लिश भी देख लीजिए। मेक हैज मोर फोर्स एंड अथॉरिटी देन गेट। मेक इज द स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ कॉज। नॉर्मली यूज ऑफ गेट इंडिकेट्स modesty, request and use of make indicate force compulsion for doing something। यानी कि get का यूज हम वहाँ करेंगे जब हम किसी को विनम्र निवेदन करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से उसको वो काम करने के लिए मनाएंगे, ठीक है, परसुएट करेंगे, राजी करवाएंगे, तो वहां पे हम यूज कर देंगे गेट का। लेकिन हम किसी चीज पे दबाव डालेंगे कि राम उस पर रुला रहा है तो उसको मार पीट रहा होगा, फोर्स कर रहा होगा रोने के लिए, तो वहां हम यूज करेंगे मेक। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अगर आप किसी से कोई काम विनती करके करते हो, आप उसे राजी करके करवाते हो कोई काम, तो वहां पर गेट यूज कर दीजिएगा। जो विनम्र होते हैं, शांत दिमाग वाले कौन होते हैं? गेट। लेकिन मेक पूरे गर्म दिमाग वाले होते हैं, वो कोई काम करवाते हैं तो फोर्स देकर करवाते हैं, उसकी मजबूरी डाल देते हैं कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो वहां पर हम मेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं मेक और गेट के, तो ये भी हम बाद में सीखेंगे क्योंकि हमें स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, तो हम कैसे इस सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे, राइट। तो चलिए पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो देखिए अब है इसका स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये हमारा मेक का है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, मेन वर्ब मॉडल वर्ब आते हैं तो मॉडल वर्ब यूज कीजिए। ये एम का मतलब हो गया मॉडल वर्ब, ओके, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। उसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना है मेक। अगर आप कोई किसी से फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो, क्या फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो, तो वहां पर मेक यूज कीजिएगा। और याद रखिएगा ये जो आपका मेक है ना, ये जो मेक है आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कभी ये मेक में मेड बन जाएगा, कभी ये मेकिंग बन सकता है, कभी ये मेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है आई तो ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, वी रहता है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, यू रहता है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है यू, दे रहता है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, सी रहता है तो हर हो जाता है, ही रहता है तो हिम हो जाता है। सी यानी कि फीमेल के लिए, ही यानी कि मेल पर्सन के लिए, ओके। तो ये होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, आपको ये चीज आपको अप्लाई करनी है, ओके। उसके बाद V1 यूज करना है, और ये जो V1 है ना ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। कभी आप इसको सेकंड फॉर्म, भले आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे हो तो भी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। पास्ट सिंपल में ये मेक चेंज हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स यूज कर देंगे, ओके। तो मेक का ये स्ट्रक्चर है। अगर गेट का देखने जाए तो सब सेम रहेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज करेंगे, और गेट यहाँ भी गेट गॉट में बदल जाएगा, गेटिंग में बदल जाएगा, गेट्स में बदल जाएगा, यानी कि अपना रूप चेंज कर सकता है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस, यही ऑब्जेक्टिव केस लगाने हैं। लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव केस के बाद मेक में आप डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका रूल है ये टू के बिना नहीं रह सकता। ये टू इन्फिनिटिव यानी कि टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये है इसकी बेसिक चीजें, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटेंस छूटा हुआ था ना, चलिए इस सेंटेंसेस को पहले फ्रेम करते हैं, क्योंकि हमें रूल तो पता चल गया। हमने उसे समझाया, पहले मेक में करेंगे, सिर्फ मेक। हमने उसे समझाया तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हमने यानी कि वी, समझाया पास्ट सिंपल यानी कि मेक हमारा मेड में बदल जाएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो मेड हिम अंडरस्टैंड। अभी आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस है, उससे आपको क्लियर
हो जाएगी। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसे समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ भी 2 सेंटेंस थे, इसे भी पहले फ्रेम कर लेते हैं। अच्छा छोड़िए, ये सेंटेंस आप बाद में फ्रेम कीजिएगा, पहले हम और सेंटेंस को देखते हैं क्योंकि हमें क्लियर करना है। हम टेंस और मेक गेट इन सब में कंपैरिजन के साथ सीखेंगे। ओके, तो पहला जो आपका सेंटेंस है, मेरा भाई हंसता है, तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? मेरा भाई। वो किसी को हंसा रहा है क्या? नहीं, मेरा भाई खुद ही तो हंस रहा है, खुद पे कार्य कर रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल टेंस का सेंटेंस है। मेरा भाई हंसता है टेंस का सेंटेंस है। चलिए बनाइए, टेंस तो आपको आता है ना, मैंने कितनी बार टेंस कवर करवाया है। तो बताइए, तो मेरा भाई हंसता है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहाँ ब्रदर होगा, माई ब्रदर लाफ्स। माई ब्रदर लाफ्स, मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाफ्स। माई ब्रदर, उसके बाद वर्ब का 5th फॉर्म। नेक्स्ट है, मेरा भाई सबको हंसाता है। अब ये आ गया पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर आपको याद है, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब था, देन उसमें क्या लगाना था हमें? उसमें लगाना था मेक आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाने थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मेरा भाई सब्जेक्ट यहाँ पर है, पहले मेरा भाई को माई ब्रदर कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, लेकिन ता है ती है प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। वहाँ पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पे लाफ को आपने लाफ्स में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर मेक आपका मेक्स में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या था? माई ब्रदर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, जो कि यहाँ नहीं है, उसके बाद मेक लगाने हैं और मेक आपका चेंज हो जाएगा। ओके, मेक्स किसे हंसाता है? सबको हंसाता है, सबको यानी कि एवरीवन। अब सबको ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं बदल जाएगा ना, एवरीवन का एवरीवन रहता है। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसाने का काम हो रहा है लाफ, यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो माई ब्रदर मेक्स एवरीवन लाफ। अगर यही सेंटेंस हम गेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे माई ब्रदर मेक्स की जगह गेट्स यूज हो जाएगा, एवरीवन की जगह एवरीवन यूज होगा, और यहाँ पर टू इन्फिनेटिव होता है तो लाफ के पहले आपको टू लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पर लाफ का यूज करना है। बस इतना ही सा डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया तो एक प्यारा सा मतलब यस लिख दीजिए। आपको समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट लोग वीडियोस देखने आते हैं तो सबसे पहले कमेंट देखते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं कि कोई भी वीडियोस देखने जाते हैं ना, सबसे पहले हम कमेंट देखते हैं कि कमेंट कैसा आया है। उस कमेंट पे जज करने लगते हैं कि वीडियो कैसा होगा। अगर अच्छा कमेंट है तो अच्छा वीडियो होगा, बुरा कमेंट, कोई कमेंट नहीं है, बुरा कमेंट है तो बुरा वीडियो होगा। तो गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजा काम कर रहा है। तो यहाँ राजा खुद काम कर रहा है ना, यानी कि ये नॉर्मल सेंटेंस टेंस का है। बताइए क्या होगा? हम बोलेंगे द किंग इज वर्किंग, द किंग इज वर्किंग, राजा काम कर रहा है। तो यहाँ हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन बोले राजा नौकर से काम करा रहा है या फिर करवा रहा है, बात एक ही है कि यहाँ राजा काम नहीं कर रहा है, नौकर काम कर रहा है। लेकिन नौकर से कौन काम करने के लिए बोला? राजा ने बोला। कारण कौन है? राजा है। तो यहाँ इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? बनाते चलिए मेरे साथ, चलिए बनाते हैं। हम बोलेंगे द किंग इज, और यहाँ वर्किंग आपने चेंज किया, यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म आपको लगाने हैं। तो यहाँ तो मेक चेंज होगा, मेक का क्या बना देंगे हम? मेकिंग बना देंगे। मेकिंग द सर्वेंट, सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट में नहीं बदल सकता, सर्वेंट का सर्वेंट ही आपका रह जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे मेकिंग द किंग इज मेकिंग द सर्वेंट वर्क। सर्वेंट वर्ब का फर्स्ट में उतार दिया वर्क, द किंग इज मेकिंग द सर्वेंट वर्क। अगर इसे गेट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। गेट में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे द किंग इज गेटिंग द सर्वेंट, और टू इन्फिनेटिव है यानी कि टू वर्क। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए और नेक्स्ट अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंस लिए हैं। हम सोफा पर बैठ गए हैं, यानी कि बैठने का काम फिनिश हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस है। तो हम सोफा पे बैठ गए हैं, इस सेंटेंसेस को आप बनाइए, सिंपल सेंटेंस से बनाते जाइए। बैठ गए हैं यानी कि बैठने का काम तो आपने किया है ना, जो काम सब्जेक्ट खुद करता है वो टेंस होता है, और जिसमें कोई काम सब्जेक्ट किसी से करवाता है तो वो हमारे कॉजेटिव वर्ब होते हैं। तो सेंटेंस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम सोफा पर बैठ गए हैं, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी हैव सैट। सीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सैट होता है। वी हैव सैट इन द सोफा। सोफा भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, सोफा भी बहुत टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें आर्म रेस्ट होता है, और एक टाइप के जो सोफा होता है जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ आप ऑन का यूज़ कर सकते हो। ये आर्म रेस्ट है, देखिए सब तरफ से आर्म रेस्ट है, इसलिए मैंने इनका यूज़ किया है। ओके, चलिए हमने उसे सोफा पर बैठाया है, इस सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। गलत होते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगी, मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं, फिर आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप मुझसे पहले लिखते जाओ, गलत होता है कोई बात नहीं, कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है आपका। बनाइए, क्या बनाएंगे? हमने उसे सोफा पर बैठाया है, हम बोलेंगे वी हैव made. We have made him sit in the sofa. Sit in the sofa. अब ये सेंटेंस को मैम ने कैसे बना दिया ये भी देख लीजिए। मैंने क्या किया, we have जो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी ना, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया, उसे यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द सोफा हमारा अदर वर्ड्स हो गया। ओके, तो अब चलिए गेट में कन्वर्ट कीजिए, बोलेंगे वी हैव, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है, गॉट हिम टू सिट इन द सोफा, इन द सोफा। अब ये बताइए गेट और मेक में क्या डिफरेंस है? गेट का यूज हम कन्वेंस करते हैं और मेक का यूज हम फोर्स करते हैं। देखिए इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम पास हो सकते हो, क्या बनाएंगे? तो यहाँ आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो, तुम पास हो सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू कैन पास। यू कैन पास, तुम पास हो सकते हो, यू कैन पास। मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ, तो यहाँ पर वो मैं ये काम करूँगा ना, मैं पास करवाने का मैं काम करूँगी, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई कैन पास की जगह आपको क्या यूज़ कर देना है? मेक का यूज़ कर देना है। आई कैन मेक यू पास, आई कैन मेक यू पास, आई कैन मेक यू पास, मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ। इसी तरह से गेट का भी बोलेंगे आई कैन गेट यू टू पास, ठीक है, आई कैन गेट यू टू पास, टू पास। तो बस इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, मॉडल्स वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले। अब बताइए ऑनेस्टी के साथ बताइए, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, पहले आप स्ट्रक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप डायरेक्ट इसे बनाने लगोगे, पहले आपको स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझना होगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर पाओगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, और ऑनेस्टी के साथ इसे बोल बोल कर ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बोल बोल कर ही प्रैक्टिस करना है आपको। आपका पहला सेंटेंस है, ये 3 सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए और इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट में एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट लोग इसे देखकर ये सीख पाए कि हाँ इस वीडियो में मतलब क्या होता है। स्टूडेंट लोग आएंगे, वीडियो को प्ले करेंगे और कमेंट में तुरंत जाएंगे कि कौन कौन कैसा कमेंट किया, तो आप ऐसा कमेंट कीजिए कि दूसरे जो स्टूडेंट है वो देखकर ये समझ पाए कि वीडियो में कुछ पावर है और वो भी कुछ सीख पाए वीडियो को क्लिक करके। ओके, तो कमेंट ऐसा कीजिए जो सबके लिए फायदा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व किया कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका फायदा होने वाला है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।